राष्ट्रीय आय की अवधारणा में यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, इसमें हम ये देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आय है वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से इसकी गणना करते हैं, कौन कौन सी होती है, माने उसको पूरी तरह से राष्ट्रीय आय को हम समझेंगे। तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है उसमें पहला प्रकार है सकल घरेलू उत्पाद। सकल मीन्स ग्रॉस, घरेलू मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उत्पाद को उत्पादन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछ सकता है ना, तो अच्छे से समझिए इसको कि सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है एक निश्चित समयावधि में, जो अर्थ है उसके छोटे छोटे हिस्से को समझते जाइए। सबसे पहले क्या कह रहा है, निश्चित समयावधि, बोलो। हाँ, एक फिक्स टाइम में, निश्चित समयावधि माने एक फिक्स टाइम में। मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था, जब भी हम किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो एक फिक्स टाइम होता है। वो फिक्स टाइम कितना होता है, 1 वर्ष, है ना। यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष की जाती है। हालांकि वो जो फाइनेंशियल ईयर है, जो मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में, 1 अप्रैल से 30 मार्च हमारे भारत का ये फाइनेंशियल जो ईयर है या वित्तीय वर्ष बोलते हैं। लेकिन हमारे देश में जो भी वित्तीय गणना होती है, वित्तीय मामले का हिसाब किताब होता है, इसी टाइम में होता है, 1 अप्रैल से 30 मार्च। परंतु हर देश में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अलग अलग होता है। किसी किसी देश में 1 जनवरी से 31 दिसंबर ऐसा भी होता है। फाइनेंशियल ईयर अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पे होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ सही है कि सभी देश अपनी राष्ट्रीय आय की गणना प्रायः 1 वर्ष की अवधि के लिए ही करते हैं। 1 वर्ष में हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ वस्तुओं का, कितना उत्पादन हुआ सेवाओं का, उसको जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो एक निश्चित समयावधि का मतलब एक फिक्स टाइम, 1 वर्ष, नॉर्मली ये 1 वर्ष होता है ना। तो एक निश्चित समयावधि को समझ गए आप। आगे देखो, ब्रैकेट में दिया है देश के निवासी अथवा देश के निवासी अथवा अनिवासी, इसको भी समझ लो। हर शब्द को समझो, कैसे नहीं समझ में आएगा इकोनॉमिक्स, देखते हैं आज, ठीक है। एक फिक्स टाइम में, ये समझ में गए आप लोग, देश के निवासी अथवा देश के अनिवासी। तो ये कौन होते हैं, देश के निवासी माने जो सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के निवासी कौन है, हम सब। और हमारे देश में अनिवासी कौन होंगे, जो हमारे देश के सिटीजन नहीं हैं, दूसरे देश से आकर के यहाँ रह रहे हैं, किसी कारणवश कोई बिजनेस करने के लिए आया है, अनेक कारणों से आते हैं, दूसरे देश के लोग रहते हैं, तो वो भी तो कुछ उत्पादन में देश में सहयोग करते होंगे, है ना। तो देश के निवासी माने वे लोग जो देश के नागरिक हैं
और अनिवासी माने वे लोग जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं परंतु हमारे देश में रहते हैं। ठीक है, ये दोनों समझ आ गया। आगे देखो, उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों, तीसरा स्टेप है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। इसको समझो, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। निवासी अथवा अनिवासी ये दोनों उत्पादन करते हैं क्योंकि देश हमारे देश में रहते हैं। ये जो वस्तु उत्पादित करेंगे उसका सभी वस्तुओं को हम काउंट नहीं करेंगे। कौन वस्तु को काउंट करेंगे? जो अंतिम वस्तु है। मध्यवर्ती वस्तुओं को छोड़ देंगे। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, गन्ना, शक्कर, मिठाई, वस्तु एक ही है लेकिन गन्ना और शक्कर की कीमत को छोड़ देंगे, अंतिम वस्तु क्या होगी? मिठाई। कपड़ा बनाने के मामले में रेशा या कपास, वो मध्यवर्ती वस्तु हो गई। अंतिम वस्तु क्या है? कपड़ा, उसकी कीमत को जोड़ेंगे ना। तो देखो फिर से शुरू से देखो एक बार अच्छे से। किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में देश के निवासी अथवा अनिवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं को समझ गए? अथवा सेवाओं का मतलब भी मैं बताया हूं कि देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वस्तुओं का तो उत्पादन नहीं करते हैं परंतु देश को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स आदि, वकील आदि। ये सेवाएं देते हैं देश को। उसको अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को समझ गए। अब आखिरी हिस्सा को समझो तो आपका ये जो जीडीपी का अर्थ को आप समझ गए। आखिरी हिस्सा को देखो एक बार। सेवाओं के मूल्यों के योग से होता है। आखिरी हिस्सा क्या बोल रहा है? ये जो अंतिम वस्तुओं हैं, अंतिम वस्तुएं देख रहे हो आप ब्लैक बोर्ड में देखो, और सेवाएं, इनकी कीमत को हम जोड़ लेंगे। कीमत के योग, कीमत या मूल्य है ना। अंतिम वस्तुओं की कीमत और सेवाओं की कीमत का योग यानी टोटल जो आएगा वो होगा उस देश का जीडीपी। आज आपने जीडीपी को समझ लिया, बहुत बड़ा टॉपिक समझा है आप। ठीक है, फिर से एक बार देखो। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य है कि एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के निवासी अथवा अनिवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इजी है ना? अच्छा, इसको खाली आपको याद नहीं करना है, इसको समझे रहो। आगे बहुत सारे सवाल हमको जीडीपी के संबंध में हल करना है, गणितीय प्रश्नों को भी हल करना है। सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताएं। नंबर 1, पहली विशेषता क्या है? सकल शब्द इस तथ्य को संकेत करता है कि सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य में घिसावट व शामिल है। मैं इसको संक्षेप में लिख दे रहा हूं ना। घिसावट व शामिल। सकल घरेलू उत्पाद
नाम से स्पष्ट है, नाम है उसका जीडीपी यानी ग्रॉस। ग्रॉस मतलब सब कुछ, पूरा चीज शामिल है ना। ग्रॉस का मतलब सब कुछ शामिल होना, उसको ग्रॉस बोलते हैं, सब कुछ, टोटल। तो आपको मैंने कल बताया था कि जितनी भी पूंजीगत चीजें हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं, मशीनें खासकर, उसमें होता है घिसावट, है ना। आज आपने एक मशीन लगाया है, वो 10 साल बाद भी वैसे ही काम नहीं करेगी वो मशीन, बल्कि उसमें कुछ ह्रास होगा, घिसावट आएगी, उसमें खर्च होंगे ना। तो वो जो घिसावट खर्च है, घिसावट व्यय बोलते हैं उसको, वो इसमें शामिल रहता है, उसको नहीं घटाते हैं जीडीपी में, ठीक है। इसको इसलिए अच्छे से समझो कि आगे जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अभी तो सकल घरेलू उत्पाद पढ़ रहे हैं, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद को पढ़ेंगे उस समय घिसावट व्यय इसमें शामिल हो रहा है, या नेट नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, उत्पाद पढ़ेंगे, उस समय घिसावट व्यय उसमें शामिल नहीं होगा, उसको हटा दिया जाएगा जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ेंगे उस टाइम, ठीक है। अभी आप इसको अच्छे से समझो, इस बात को हमें देखिए, इस बात को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि घिसावट व्यय कहाँ शामिल रहता है और कहाँ नहीं रहता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में घिसावट व्यय शामिल रहता है, लेकिन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद जो आगे पढ़ेंगे हम, में घिसावट व्यय को हम माइनस कर देते हैं। और घिसावट व्यय क्या है, मैं बता चुका हूं आपको कि घिसावट व्यय का मतलब मशीनों में जो टूट फूट या हरासमेंट होता है, घिसता है, उसमें जो आने वाला खर्च है उसको बोलते हैं घिसावट व्यय। और घिसावट व्यय जीडीपी में शामिल रहता है, इसको समझ गए। पहली विशेषता ये है, ये इतना को बस याद कर लेना, घिसावट व्यय शामिल। और जब एग्जाम में आए तो क्या लिखोगे कि सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय शामिल रहता है, इतना लिखना है आपको। याद करने के लिए इतना बस याद कर लो कि घिसावट व्यय शामिल, नहीं भूलोगे ना। दूसरा देखो, सकल घरेलू उत्पाद में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ा जाता है। ये तो जब आप सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ पढ़े उस समय हमने क्या देखा था कि सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही जोड़ा जाता है, जोड़ते हैं। देखिए, अंतिम वस्तु को ही हम जोड़ेंगे, नहीं तो जीडीपी का अनुमान गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान लो गन्ना का जोड़ दिए 10 रुपये, गन्ना से बना शक्कर, उसका जोड़ दिए 10 रुपये, और शक्कर से बनी मिठाई या कुछ भी, जो भी प्रोडक्ट, वो होगा आपका अंतिम वस्तु। कुछ भी बन सकता है ना, खीर वगैरह कुछ भी बन सकता है शक्कर से। अगर उसका भी हम 10 रुपये जोड़ दिए, टोटल कितना हुआ? 30। जीडीपी में हमने कितना जोड़ दिया? 30 रुपये। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तीनों ही वस्तु, 3 वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है।
जिसको हमने 3 बार जोड़ दिया। तो ऐसा करने से हमें हमारा जीडीपी बहुत हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और हमें लगेगा कि हमारा देश बहुत अमीर है, लेकिन हमने एक ही चीज को कई बार जोड़ दिया। इसलिए ये जो लास्ट वस्तु है उससे पहले की चीजों को बोला जाता है क्या? क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत को जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। अंतिम वस्तु जो उपभोक्ता तक जो पहुंचता है इस्तेमाल करने के लिए, उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु, और उसी की कीमत को ही जीडीपी में शामिल करते हैं। और उससे पहले की जो वस्तुएं हैं उसको बोला जाता है मध्यवर्ती वस्तु, और उसे जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। सेवाएं क्या है मैं बार बार बता चुका हूं, पुनः बताने की जरूरत है? ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि इसमें नहीं जोड़ी जाती है। पुरानी वस्तु देखिए, मैंने एक कार खरीदी, ठीक है, नया। उस कार की कीमत, वो नई वस्तु हो गई, और मेरे लिए वो, मैं उपभोक्ता हूं। कार तो मध्यवर्ती वस्तु नहीं है ना। अब तो कार खरीद लिया तो इसको इस्तेमाल करूंगा, तो अंतिम वस्तु हो गई। वो वस्तु जीडीपी में शामिल होगी कि नहीं? मान लीजिए मैंने 10 लाख की कार खरीदी, वो जीडीपी में शामिल होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि वो उपभोक्ता के लिए है, उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है। एक नई कार जो 10 लाख की है, उपभोक्ता उसको यूज करेगा, खरीदा उसने, जीडीपी में शामिल हो गया। 5 साल बाद उस कार को मैंने 5 लाख में बेच दिया। पुरानी वस्तु की बिक्री, 5 साल बाद मैंने उसको बेच दिया 5 लाख में। ये जब मैं खरीदा था 10 लाख में, जब नई कार बनी थी फैक्ट्री में, तो वो 10 लाख जीडीपी में शामिल हो गया। जिस समय वो वस्तु बनी उस समय वो जीडीपी में शामिल हो गया, उसका मूल्य। कुछ सालों बाद उसे मैंने पुरानी वस्तु के रूप में बेच दिया 5 लाख में। क्या इसे भी हम जीडीपी में शामिल करेंगे? वह वस्तु तो पहले से ही उसकी कीमत जीडीपी में शामिल हो गई। पुरानी वस्तु, पुराना मकान, कुछ भी चीज पुरानी अगर हम बेचते हैं, ठीक है, तो उसकी कीमत को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत तो पहले ही सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जा चुका है। कोई कंफ्यूजन? ठीक। चौथा, चौथा पॉइंट देखिए कि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय नहीं जोड़ी जाती है।
नाम, इसका नाम ही देखो, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। हमारे देश की सीमा के अंदर जो उत्पादन होगा उसे ही हम जीडीपी में शामिल करेंगे। लेकिन देश के बाहर, विदेशों से अगर हमको कोई आय प्राप्त होती है, दूसरे देश में अगर हमारे कोई नागरिक वहाँ जा कर के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और दूसरे देशों से हमको कोई इनकम प्राप्त होती है, तो उस आय को हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश की घरेलू सीमा के अंदर हमको वो आय प्राप्त नहीं हुई है, देश के बाहर से हमको वो आय प्राप्त हुई है। वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जुड़ेगी। जब हम आगे पढ़ेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ेंगे, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय को नहीं जोड़ी जाएगी। 5 पॉइंट कर लेना, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में और 3 चीजों को नहीं जोड़ा जाएगा। नहीं जोड़ा जाएगा। पहला, हस्तांतरण भुगतान। या ऐसा भी है क्या? चलो ठीक। सकल घरेलू उत्पाद में हस्तांतरण भुगतान को नहीं जोड़ा जाएगा। समझ गए? धीरे धीरे बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा? बोलो बोलो, क्या है तुम्हारे मन में? खड़े हो? हाँ, मैं तो वही पूछो चाह रहा था ना। ये सबके मन में है कि भाई हस्तांतरण भुगतान क्या है, लेकिन जब मैं समझ गए बोल रहा हूं तो हाँ बोल रहे हो। बैठो। अच्छा, समझ गए तो बताओ भाई हस्तांतरण भुगतान क्या है? कौन बताएगा? कॉमर्स वाले बताओ, कॉमर्स वाले तो जानते हैं। नहीं, कोशिश तो करो। चलो चलो चलो, कोई भी नहीं बता पाओगे? हाँ, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो इसीलिए हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप इसको बता दोगे करके। चलो ठीक है। सरकार जब देश के नागरिकों को एक पक्षीय भुगतान करती है बिना किसी लाभ के, और वो बदले में कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे भुगतान को हस्तांतरण भुगतान, यानी अगर मैं इसको लोकल भाषा में बोलूं तो फोकट में देती है सरकार, उसको हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। लेकिन ऐसा कॉपी में मत लिखना आप लोग, ठीक है? ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं तो आप बड़े अच्छे से समझ जाओगे इसको। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें सरकार अपने नागरिकों को फ्री में भुगतान करती है, और जो भुगतान पाने वाला व्यक्ति है बदले में सरकार को कुछ नहीं देता, ना कुछ करता है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन सरकार देती है बुजुर्गों को, बदले में वो कुछ काम करते हैं क्या सरकार के लिए? वो कहलाएगा हस्तांतरण भुगतान। छात्रवृत्ति, बच्चे जो पढ़ने आते हैं सरकार उनको छात्रवृत्ति देती है, बदले में कोई काम करते हैं क्या? वो काम करोगे तब हम छात्रवृत्ति देंगे, ऐसा बोलती है क्या सरकार? फ्री में देती है। बहुत सारे स्टेट में, राज्यों में सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है। जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली तो उनको बेरोजगारी भत्ता, यानी नौकरी नहीं मिली है भाई तुमको, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हम तुमको 2000, 1500 या 1000 जो भी अमाउंट है
हम आपको हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, सरकार देती है। वो बेरोजगार है और बदले में सरकार को कुछ नहीं देते वो, और हर महीना वो भत्ता पाते हैं। तो ऐसे भुगतान जो सरकार बिल्कुल फ्री में जनता को देती है, लेकिन बदले में जनता उनको कुछ नहीं देते, ऐसे भुगतान को हम बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। समझ गए? हस्तांतरण भुगतान को जीडीपी में शामिल नहीं, इधर देखो, नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है? मैंने आपको अगर छात्रवृत्ति 1500 मिली तो छात्रवृत्ति को हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कोई उत्पादन नहीं किया है, फ्री फंड में पाया है ना। और क्या क्या चीज को नहीं जोड़ेंगे? पूंजीगत, इसे पूंजीगत लाभ को भी हम जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे। अब पूंजीगत लाभ क्या है कि कोई भी पुरानी स्टॉक है या बॉन्ड पेपर है या अचल संपत्ति है जिसको हमने खरीदा था, मान लो। यस, क्या जरूरत था क्लास छोड़ के जाने का? उसका बिल भी बनवाने की। अरे यार, तो पीरियड छोड़ के जाने का क्या जरूरत था? आज जो पढ़े हो उसको तुम लोग समझ लोगे। हाँ, वीडियो देख के समझो। अच्छा, इसलिए गए थे क्या तुम? चलो बैठो। पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ का मतलब क्या होता है? अगर हमने कोई अचल संपत्ति पहले खरीदी थी, मान लो 1 लाख में कोई संपत्ति खरीदी थी, ठीक है, उसे हमने दोबारा बेचा तो खरीदे गए कीमत से अधिक में बेचा, 1.5 लाख में बेचा, तो कितना फायदा हुआ हमको? खरीदा था हमने एक अचल संपत्ति को 1 लाख में और बेचा हमने उसको 1.5 लाख में बाद में। खरीदे गए कीमत से हमने उसको ज्यादा में बेचा, कितना लाभ हुआ? 50,000। अब आपको लग रहा होगा कि भाई खरीदे थे तो 1 लाख, तो 1 लाख को जीडीपी में हमने शामिल किया रहा होगा उस टाइम। अब हमने उसको बेचा 1.5 लाख, तो एक्स्ट्रा 50,000 को जीडीपी में जोड़ेंगे कि नहीं? नहीं, देखो, नहीं जोड़ा जाएगा। पूंजीगत लाभ यानी खरीदे गए कीमत से किसी भी पूंजीगत चीज को हम एक्स्ट्रा कीमत पे बेचते हैं तो वो कहलाएगा पूंजीगत लाभ, लेकिन उस पूंजीगत लाभ को हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। और तीसरा चीज को भी जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है अवैधानिक क्रियाओं से प्राप्त आय। अवैधानिक क्रिया, इल्लीगल एक्टिविटीज, जो कानून के नज़र पे वैधानिक नहीं है, नियम अनुसार नहीं है, गलत काम जो है, उससे अगर कोई इनकम होता है तो उसे हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। अब अवैधानिक काम का मतलब जुआ, सट्टा, चोरी, डकैती। मान लो मैं किसी के यहाँ चोरी कर लिया, 1 लाख रुपए का सोना और पैसा चुरा लिया, मैं तो कमा लिया 1 लाख, मेरी आमदनी हो गई 1 लाख। क्या मेरी आमदनी, उस आमदनी को जीडीपी में शामिल करेंगे? क्योंकि वो वैधानिक नहीं है, वो है अवैधानिक, इल्लीगल एक्टिविटी है। चोरी, डकैती, जुआ, सट्टा, इससे जो इनकम होता है उस इनकम को हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। तो हमने आज क्या सीखा, क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणा बहुत सारी होती हैं, जिसमें पहला है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
आगे हम पढ़ेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल इनकम, और भी आगे पढ़ेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक इनकम, और भी आगे पढ़ेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एक ही पढ़े हैं हम ना, राष्ट्रीय आय की अवधारणा में एक ही अवधारणा को पढ़े हैं, आगे और भी अवधारणाएं हैं। सबको आप जिस दिन पढ़ते हैं उसी दिन क्लियर करते जाना, जब वो क्लियर हो जाए तब सोना समझ के पढ़ के, क्योंकि कल जब हम पढ़ाएंगे नया टॉपिक तो फिर वो अगर आज वाली टॉपिक को नहीं समझे होगे तो मिक्स हो जाएगा वो। ठीक है।